अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नोवेल आज कैसे सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में 2 तरह के लोग आपको हर जगह नज़र आएँगे। एक वो जिनको घर से मुकम्मल एतमाद मिलता है, उनके हर काम के पीछे उनके घरवालों की मदद शामिल होती है। अगर कभी गलत फ़ैसले भी लिए जाएँ, तब भी उनके खूनी रिश्ते उनको छोड़ नहीं देते। एतमाद देने वाले माँ-बाप होते हैं, जिनका इंसानी ज़िंदगी में वही मकाम है जो कि एक इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी का होता है। रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाए तो एक जीता जागता इंसान अपाहिज हो जाता है, ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है। अपने हाथ से खाना तक नहीं खा सकता, खुद का लिबास तब्दील करना या ज़िंदगी की दौड़ में पूरा आने के लिए रोज़मर्रा के काम अंजाम देना तो नामुमकिनात में से है। जिन लोगों के साथ माँ-बाप की जानिब से हौसला अफ़ज़ाई और एतमाद और मोहब्बत ना हो, वो ज़िंदगी का हर कदम लड़खड़ाते हुए उठाते हैं, उनको कभी किसी की मोहब्बत पर यकीन नहीं होता। मिस्र में तलाल पहली किस्म के लोगों में से था, और जिस लड़की को अल्लाह ने उसके लिए चुना था, उसका शुमार दूसरी किस्म के से था। पिछले 1 साल से उसने न जाने कितने मर्तबा अपने केस को अपने सामने रख कर पढ़ा था। एक-एक लाइन, एक-एक हरफ पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचा था कि रुबाब आलम ने जो फ़ैसला लिया, उसके पीछे मिस्र तलाल की कोई गलती ना थी। रुबाब आलम की ज़िंदगी में होने वाले उस एक हादसे की गलती थी, जिस हादसे ने दोनों को एक किया था। ये बात समझ आने का मतलब ये नहीं था कि उसको रुबाब पर गुस्सा आना बंद हो गया था, या मिसम तलाल ने अपनी सूरत हाल से समझौता कर लिया था। उसको आज भी पहले दिन जितना ही गुस्सा आता था, आखिर क्या सोचकर वो ये सब कर गई। अब उसकी जगह जंग सिर्फ उसके अंदर तक महदूद हो चुकी थी। उसको शिकवा रुबाब आलम से तो था वही, मगर अब खुद अपने आप से भी शिकायत थी। अगर रुबाब आलम एक औरत होने के बावजूद एक महीना उसके साथ गुजार कर भी ज़हनी और दिली तौर पर उसको कबूल ना कर पाई, तो मर्द होकर कैसे पहले ही मुकाम पर घुटने टेक गया। चलो, बात अगर रुबाब की मौजूदगी में उसके खूबसूरत चेहरे को देख देख कर फिदा होने की होती तो ठीक भी था। ये क्या कि उसको छोड़कर गए इतना अरसा बीत गया, और मीसम तरार आज भी उसी मकाम पर खड़ा है जहाँ वह छोड़ कर गई थी। अगर औरत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना जानती है, तो वो हर रोज़ खुद से पूछता है कि क्या मैं उसके काबिल भी ना था कि वो मेरी खातिर अपने आप को बदलने की कोशिश करती। क्या जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसमें मेरा क्या कसूर निकलता था? उस दिन सुबह सर्दी मामूल से ज़्यादा थी। आज उसका चौथा पेपर था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया। रुबाब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसका आराम करने का बोलकर वो नीचे आ गया। खदीजा बेगम ने उसे देखते ही मेज़ पर खाना लगाया दिया। अगर जो अपनी गाड़ी पर जाता था, जबकि उस पर उससे छोटी मलीहा के लिए वैन लगी हुई थी, इसलिए मलीहा रोज़ उससे आधा घंटा पहले जाती थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठा और नाश्ते से इंसाफ करना शुरू कर दिया। आज रुबाब तुम्हारे साथ नीचे नहीं है। अम्मी, मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद ठंड लग गई है। मैं वापस आ जाऊँ तो फिर डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, तब तक प्लीज़ आप उसको देख लें। अरे, ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम बेफ़िक्र होकर जाओ, ना जाने कि तुम्हें आते हुए कितनी देर लग जाए। मैं डॉक्टर शम्सा को फ़ोन करती हूँ। अस्पताल जाने से पहले रुबाब को देख जाएँगी। दवा की ज़रूरत हुई तो ड्राइवर ला देगा। चलें, जैसे आप मुनासिब समझें। मैं तो चला। वो अपनी फ़ाइल और गाड़ी की चाबी वग़ैरह लेकर निकल गया। खदीजा ने उसको अल्लाह के सुपुर्द किया और मुलाज़िमा को बर्तन समेटने का बोलकर खुद ऊपर आ गई। कमरे में कदम रखते ही उन्हें शदीद झटका लगा। रुबाब की आवाज़ वॉशरूम के खुले दरवाज़े से आ रही थी, जहाँ वो कह करते हुए साथ-साथ ज़ारो-कतार रो भी रही थी। हक्का-बक्का सी खदीजा तेज़ी से आगे बढ़ी। कंपाउंड पर झुकी हुई रबाब की कमर सहलाते हुए उन्होंने नरमी से उसे तसल्ली दी। रोते नहीं बेटा, उठो, कुल्ली करके पानी पियो। मिसम का अंदाज़ा ठीक ही है। तुम्हें यकीनन ठंड लग गई है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, तुम्हारे लिए अंडे वगैरह बनवा दी हूँ। कल शाम जब तुम लोग दावत पे गए होगे, उस वक़्त इतनी ठंड के बावजूद तुमने कोई जर्सी वगैरह नहीं पहनी थी, वहीं इससे असर हुआ होगा। वो उसको अपने साथ लगाए अंदर कमरे में ले आई, जहाँ वो बेहाल सी होकर बेड पर गिर गई। डॉक्टर आई, मगर बिल्कुल ही तवक्का के बरअक्स खबर देकर गईं। खदीजा बहू की गोद हरी होने की खबर सुनकर फूली नहीं समा रही थी। डॉक्टर शम्सा हालांकि उनकी दोस्त और मोहल्लेदार भी थी, मगर फिर भी ये खुशखबरी सुनाने पर उन्होंने डॉक्टर को नया जोड़ा और 5,000 कैश देकर रुखसत किया। उनका बस नहीं चल रहा था कि अभी अपने शौहर और बच्चों को फ़ोन करके सब बताते, मगर सारी तवज्जो रुबाब ने खींच ली, जो हिचकियों से रोए जा रही थी। खदीजा का दिल बैठने लगा। क्यों खुद को हल्कान किया कर रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। वो तड़प कर रह गई। जब जवाब में रुबाब ने उनके सामने अपने हाथ जोड़ दिए।
मेरी प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है, मैं मर जाऊँगी। मुझे अपने वजूद से घिन आती है, मेरा दिल करता है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मैं ये बच्चा नहीं रख सकती। देखो बेटी, मैं सब समझती हूँ, तुम परेशान हो और अब भी हालत को कबूल नहीं कर पाई। मुझे तुम्हारी आँखों की वीरानी परेशान भी करती है। पर बेटे, जो कुछ हुआ उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। मिसम भी किसी गलत जज़्बे के तहत तुम्हारे घर नहीं गया था। वो उनकी बात काट कर दरमियान में चीखी, मेरे सामने उनका नाम भी मत लें। आपने उनकी शक्ल देखी है? ऐसे सबके सामने हशाश-बशाश नज़र आते हैं जैसे उनके साथ पसंद की शादी है। उनके सारे दोस्त मेरी भी यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं। वो लोग मुझ पर हँसते हैं होंगे कि वो अपनी मर्ज़ी और माँ-बाप के खिलाफ़ की मुखालफत से मेरी ये शादी रचाई है। लोग तो यही समझेंगे मेरा उनके साथ पहले से ही ताल्लुक था। कौन मेरी बात का यकीन करेगा? आखिर उनको मेरे पीछे मेरे घर आने की ज़रूरत ही क्या थी? मेरी ज़िंदगी तो पहले ही ख़त्म हो गई थी, वो भी सिर्फ़ आपके बेटे की वज़ह से हुआ था। पहले बल्कि बल्कि मेरी अभी अपनी गलती थी। मुझे उस रात वहीं अकेले अकड़ कर मर जाना चाहिए था, मेरी मगर उनकी मदद कबूल नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने अब्बू की मुखालफत मोल लेकर घर से आना ही नहीं चाहिए था। मेरे साथ ये क्या हो गया? प्लीज़ आप मुझे बताएँ, क्या मैं कोई बुरी लड़की हूँ? खतीजा ने उसको अपने होश में समेट लिया। तुम तो इतनी नेक दिल लड़की हो, देखो अब गुज़री हुई सब बातों को भूल जाओ। अल्लाह पाक तुम्हें माँ के रुतबे से फ़ाइज़ कर रहा है। और ये बड़ी मकदरों की बात है, यूँ रो धोकर इस नेमत का नाशुक्री नहीं करते हैं। तुमने जब कोई गलत काम किया ही नहीं, तो लोगों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम बात, तुम्हारा शौहर तुम्हारी फ़िक्र करता है। अभी जाने से पहले मुझे तुम्हारा ख़्याल करने की ताकीद करके गया था। मुझे उनकी फ़िक्र चाहिए, ना वो चाहिए। मैं उस आदमी के साथ मज़ीद एक पल नहीं गुज़ार सकती, प्लीज़ मुझे जाने दें। अच्छा, रोना तो बंद करो, मेरे से आता है तो मैं उसको कहती हूँ वो तुम्हारी अम्मी से मिलवा लें। वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे और मैं बेकसूर होते हुए भी इस कैद खाने में मरूँगी। उनके बच्चा पैदा करूँगी, जिस ज़िंदगी में न मैंने मुझे इतने दिनों में थका दिया। आप लोग चाहते हैं मैं ये झूठ-फ़रेब की ज़िंदगी इसलिए जीती जाऊँ कि जो होना था वो हो गया। मैं नहीं रहूँगी, ना ही ऐसा बेईमानी ताल्लुक जीऊँगी। आपका बेटा आए तो बता दीजिएगा, मुझे उनके साथ नहीं रहना। अगर मेरी बात ना मानी तो मैं खुद को, इस बच्चे को ख़त्म कर दूँगी। खतीजा उसका जुनूनी अंदाज़ देखकर डर गई थी। इसी वक़्त उसको तैयार करवा के डॉक्टर शम्सा के क्लिनिक पर ले जाकर उसके सारा तफ़सील मुआयना करवाया और शम्सा की बताई गई एहतियात का पेश नज़र रखते हुए उन्होंने वो फ़ैसला किया जो कि आम हालात में शायद ही लेती। जल्द घर वापस आने की कोशिश पर के बावजूद वो दिन ढाई बजे 2 ढाई बजे घर पहुँचा था। सीधा अपने कमरे में गया, उस कमरा साफ़-सुथरा खाली था, जिसकी तलाश में वो वहाँ आया था, वो वहाँ नहीं थी। फिर उसने सारा घर देख लिया, मगर उसे मिलना था ना मिली। खतीजा खतीजा ने मुखसिर कह दिया, वो चली गई है। क्या मतलब चली गई? वही मतलब है जो बनता है। वो यहाँ मज़ीद रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस चली गई है। वो अपनी जगह थम के रह गया या बेयकीनी से माँ का चेहरा बढ़ा, जो कि भी अब जो कुछ भी ज़ाहिर नहीं कर रहा था। अम्मी मेरे अलावा उसका इस वक़्त उसका कोई और ठिकाना ना ही है नहीं है। ये तो अब वो खुद ही जाने, मुझे तो बस इतना कहना कर जा रही थी और मज़ीद कुछ कहे बगैर निकल गई। ये नामुमकिन है। और रात तक पागलों की तरह उसका नंबर ट्राई करता रहा, मुझे मुसलसल बन जाता रहा। किसी ख़्याल के तहत उसने अपने कमरे की अलमारियाँ खोल कर देखी। रुबाब के कपड़े, जूते वहीं थे, वैसे के वैसे ही रखे थे, जो देखकर तसल्ली हुई, मगर कुछ चीज़ें गायब थी। जैसे कि वॉशरूम से उसका टूथपेस्ट, कपड़े जो वो आम पहनने वाले कपड़े अलहदा से रखती थी, वो भी गायब थे। उसके अलावा बेडरूम स्लीपर, बाथ गाउन, अंदरूनी खाने में रखा उसका शनाख्ती कार्ड और निकाहनामा वगैरह सब गायब थे। उसी दौरान उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की शीशी के नीचे पड़ी सफ़ेद चिट पर पड़ी। उसके अंदर से आवाज़ आई थी, जिसके मुताबिक वो सफ़ेद चिट खतरनाक थी, उस पर मुख्तसर तहरीर दर्ज थी। ज़बरदस्ती और गलतफ़हमी की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते ताउम्र नहीं चल सकते। कम अज़ कम मैं इस कदर थर्ड क्लास ताल्लुक को कायम नहीं रख सकती, इसलिए जहाँ से आई हूँ वहीं जा रही हूँ। मुझे मुझे मेरे पीछे मत आना। दिमाग में गुस्से की एक शदीद लहर उठी थी। उसने कमरे की हर चीज़ उठाकर यहाँ वहाँ फेंक दी। इस कदर तौहीन का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। चीज़ों को टूटने की आवाज़ों पर खदीजा और मनीहा भागती हुई आए, आगे कमरे का हैशर देखकर दिल थाम लिया। कमरे के वसत में वो सुर्ख आंखें लिए खड़ा था, माँ को देखते ही फट पड़ा। मैंने मर्द होते हुए भी अपनी अना और गुस्सा एक तरफ रख कर उसको इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, रिश्ते का तकद्दुस निभाया और मुझे छोड़कर वापस उनके पास चलेगी जिन्होंने उसको 2 कौड़ी का करके अपने घर से निकाला था। जब ये जा रही थी, आपने मुझे तब फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? मैं खुद जाकर उसका दफ़ा कराता। गुस्से की हालत में जो उसके मुँह में आता गया वो बोलता चला गया, दूसरी अफ़राद खामोशी से सुनते रहे। किसी के बस में कुछ होता तब बात और होती। खदीजा के दिल पर बड़ा बोझ था। उनके लिए मिसम को इस हालत में देखना आसान न था, मगर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। पेपर ख़त्म हो गए, यूनिवर्सिटी छूट गई। तलाल के कहने पर उसने उनके साथ उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी संभाल ली।
ज़हनी कश्मकश से निपटने के लिए उसने खुद को मसरूफ़ कर लिया, दोस्तों से दूरी हो गई सिवाय एक फ़ैसल के जो कि अपने नाम का एक ढीठ था। मीसम ने उसके साथ ही साथ भी बहुत सर्दमर्दी बरती मगर वो पीछे नहीं हटा। हालाँकि मीसम हर बात के जवाब में उसको काट खाने को दौड़ता था, फ़ैसल ही कहा क्या वो तो हर इंसान से नाराज़ हो गया था। खुद अपने आप से वो सबसे ज़्यादा ख़फ़ा था, आईना देखना छोड़ दिया क्योंकि हर दफ़ा अपने आप से नज़र मिलने से वो खुद से यही सवाल को पूछता था, क्यों उसका एकदम से खाक से उठाकर अर्श पे बिठा दिया? क्यों रुबाब आलम के लिए बिना झिझक दिल में के दरवाजे वाक़ किए वो आई आते ही छा गई और अपने पीछे कभी ना ख़त्म होने वाली खिला छोड़कर गायब हो गई। उसने घर में इस हवाले से बात करना बंद कर दी क्योंकि इस तरह वो जताना चाहता था कि उसे भी कोई परवाह नहीं है। मगर रातों को सो ना पाता था, अपने पहलू में दिल वही नरम खुशबू भरे वजूद का लम्स ढूंढता जवाब वहाँ नहीं था। जो अब वहाँ नहीं था, तंग आकर उसने अपना कमरा छोड़ दिया और नीचे गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया, मगर उसकी उसके और रुबाब के कमरे की हर चीज़ वैसे की वैसे ही पड़ी थी। किसी ने नहीं पूछा अपने कमरे में क्यों नहीं सोते हो या पहले की तरह हंसना बोलना क्यों नहीं छोड़ दिया है। उसकी मजबूती की दीवार कितनी कमज़ोर थी, माँ बाप को तब अंदाज़ा हुआ जब उसको मौसमी तब्दीली की वजह से बुखार ने आ लिया। वो बेहोशी के आलम में माँ से एक ही तकाजा करता रहा, वो चाहता था खतीजा किसी भी तरह उसकी रुबाब के साथ एक मुलाकात करवा दे। यही बात उसने होश में आने के बाद तेज़ी से कही, मगर वो अगर अपनी जगह मजबूर ना होती तो बेटे की हालत देख कर करती ना रहती। अगर एक तरफ मीसम था तो दूसरी जानब मीसम की औलाद वक्त पहले कभी किसी के इंतज़ार में रुका है, जो अब रुकता है वो उसी तरह भागता रहा, गुजरते लम्हों पर अपने निशानात छोड़ता था हुआ अपनी धुन में मस्त मन मौजी। उसी दौरान वो शायद उस दौरान वो शायद समझौता कर चुका था और बाप के पीछे न जाने की तो उसने खुद से कसम खाई हुई थी। ये अलग बात है कि हर रात तन्हाई में बैठकर सोने से पहले वो अपने फ़ोन पर स्काइप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह सर्च इंजन में रुबाब आलम लिखता और घंटों बीत जाते एक आईडी से दूसरी आईडी झानते, मगर आज तक कामयाबी नहीं हुई। उसने रुबाब की क्लास फेलोज़ की आईडीज़ के ज़रिए म्यूचुअल फ्रेंड्स में ढूंढा, वहाँ जो लिंक मिली उसकी लास्ट अपडेट पोस्ट 2 साल पुरानी थी। उसने अपने ऑफिस के प्रोफाइल से वहाँ मैसेज भेजा, मगर कोई जवाब ना आया। यहाँ तक उसने रुबाब के भाई की सारी प्रोफाइल का वक्तन फ़वक्तन पोस्टमार्टम देखा। उस सारे अमल के नतीजे में 1 साल के अरसे में उसने 2 मोबाइल फ़ोन और एक अदद लैपटॉप तोड़ा था। रोज़ कहता हूँ कि भूल जाऊँ उनसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। मलिहा का बड़ा अच्छा रिश्ता आ गया था। खदीजा और तलाल ने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई, लड़के के बारे में छानबीन करे जो कि उसने की और उसी की तरह से हरी झंडी दिखाते ही दूसरी जानिब हाँ कह दिया गई। पर अभी दूसरी तरफ से कोई तरकीब नहीं की गई थी, तो क्योंकि लड़का लड़की दोनों ही पढ़ रहे थे। दोनों के पेपर्स के बाद कोई फंक्शन रखने का प्रोग्राम था, मगर चीज़ें अगर हमेशा इंसानी तदबीर के मुताबिक ही चलने लगी तो क्या ही बात हो। वो अचानक ही बेवक़्त घर आ गया था, नज़दीक ही एक बैंक में काम था। वहाँ से निकलने के बाद उसने सोचा अब घर के पास हूँ क्यों ना दोपहर का खाना खाकर अभी वापस दफ्तर जाऊँ। इसलिए गाड़ी घर के बाहर रोक कर अंदर आ गया। बाहर का गेट नौकर ने खोल दिया। अंदर आया तो अम्मी को ढूंढता हुआ लॉन्च से उनके कमरे की तरफ गया, वहाँ भी ना मिली। मगर मलिहा के कमरे से आने वाली आवाज़ों से अंदाज़ा होगा कि अम्मी भी वहीं थी। मलिहा की बात कानों तक पहुंचती तो कदम वहीं ठिठक कर रुक गए। अम्मी आपको भाई को बता देना चाहिए ना। हाँ, ताकि वो एक दफ़ा फिर मेरी जान को आ जाए तो फिर कब तक छुपा कर रखेंगी। माशाल्लाह अब तो आपका पोता भी आ गया है। हाँ हाँ, पोते की माँ किसी तरह बात सुनने की तरफ आए तो तब बात बने ना। मैं समझती थी एक दफ़ा बच्चा आ जाएगा तो उसकी सोच बदल जाएगी, अपनी ज़िद छोड़ देगी, पर वो अब भी अपनी अपनी बात पर उसी तरह कायम है। तुम्हारे अब्बू बता रहे थे ऑफिस में मिसम के नाम खला का नोटिस आया था, वो भी अपने नाम का एक है। पूरा पढ़े बगैर ही फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। भाभी को कम से कम अब तो तलाक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप समझाएं ना उनको। अपनी तरफ से कोशिश ही तो कर रही हूँ, अब ना जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी। अब की बार मलिहा बोली तो आवाज़ में मोहब्बत थी। अम्मी वैसे तो भाभी भाई का नाम भी सुनने की रवादार नहीं है, पर हर पर हुरैरा को देख कर लगता है कि सारा वक़्त सोचती वो भाई को ही रही है। क्योंकि हुरैरा सारा का सारा भाई की कॉपी है, सारा का सारा कॉपी भाई की कॉपी है, यहाँ तक कि आँखों का रंग भी बिल्कुल भाई का है। दरवाज़े के फ्रेम में उभरते मीसम के सरापे को देखकर मलिहा की चलती हुई ज़ुबान को ब्रेक लग गई। वो बात बदलने का सोच ही रही थी, जब भाई का चेहरा गौर से देखता तो वो अपने अल्फाज़ भूल गई। उसकी हैरान निगाहें बहन से माँ और फिर वापस भायन के चेहरे को चक्कर काट रही थी। वो 6 फीट का सेहतमंद जवान
लड़का दिमागी तौर पर हिल कर रह गया था। खदीजा या मलिहा को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मिसम की उजड़ी सी हालत चीख-चीख कर कह रही थी, वो सब सुन चुका है। वो धीमे कदम उठाता आकर बेड की साइड पर रुकी कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथ गोद में रखकर उँगलियाँ एक-दूसरे में पेवश कर ली, टाँगें आगे को फैला ली। उस वक़्त वो सफ़ेद बेदाग शलवार सूट में मलबूस था, कुशादा पेशानी और नाक की नोक पर पसीने के चंद कतरे चमक रहे थे। खदीजा ने सूरत-ए-हाल को सँभालने की कोशिश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चंदा, कब आए? अच्छा, क्या जो इस वक़्त आ गए? हमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। जाओ मलिहा, जाकर खाना लगाओ। ज़रूरत नहीं है अम्मी। इन चंद पलों ने मेरी भूख प्यास छीन ली है। उसके इनकार के बावजूद मलिहा ऐसे वहाँ से निकली जैसे कैद से रहाई पाई हो। उसे हकीकत में इस वक़्त विसम से डर लग रहा था, न जाने वो क्या सलूक करने वाला था। विसम ने मलिहा के वहाँ से गायब होने का कोई नोटिस नहीं लिया। वो आगे को झुक कर बैठा, दोनों कोहनियाँ टाँगों पर रखी, हाथ उस वक़्त भी एक दूसरे में बंद थे। आँखों की लाली हर सेकंड के साथ भरी रही थी। यकटक माँ का चेहरा देखते हुए दोबारा से बोला, इस गुजरे वक़्त में मैं उस औरत की वजह से जिस किस्म की ज़हनी कशमकश और अज़ियत का शिकार रहा हूँ, आपको मेरे हाल की पल-पल खबर रही है ना? मैंने आपकी मिन्नतें की, एक बार, सिर्फ़ एक बार मुझे उसके रूबरू होने का मौका दें। आपने ये कहकर टाल दिया, आप उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, और आज मेरे हवास पर बम फोड़ दिया। मैं एक बच्चे का बाप हूँ और मुझे ही इल्म नहीं है? क्या उस मग़रूर घमंडी औरत ने मुझे ही ला इल्म रखा है, या आपको भी वही बताया गया है? हाँ, भी अब बताया गया है। खदीजा बेड से उठकर उसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलना शुरू की। अपनी माँ को गलत मत समझना मिसम, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे बच्चे की सेहत और ज़िंदगी के लिए ही किया है। और यहाँ रहती तो हर वक़्त सोच-सोच कर पागल हो जाती। वो जिस रिश्ते को अपनी ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पाती, तुम उसी ताल्लुक को अगले मुकाम पर ले गए थे। डॉक्टर ने साफ-साफ कह दिया था कि अगर उस बच्चे की ज़िंदगी चाहती हो तो माँ को डिप्रेशन से निकालें। हर वक़्त की और थकिंग की वजह से बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल नहीं थी। उसको इस ज़हनी स्टेज से निकालने को मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, मेरा उसके साथ हर पल राब्ता रहा है। बच्चे की पैदाइश पर भी उसके साथ पास थी। अम्मी, उसने अपने ऊपर मज़लूमियत का लेबल लगाकर जो मेरा नुकसान किया है, मैं उसको माफ़ नहीं करने वाला। पर आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं उसकी ज़िंदगी में एक गैर अहम फ़ज़ूल इंसान हूँ, आपको बेटा हूँ। पर फिर भी आपने आपने मुझे ये चोट दे दी। मेरा बच्चा उसके पास था। वो बेईमान औरत ये गेम तो बासूल के तरीके से खेलती, मुझे बताया ही नहीं। बहुत हो गया, अब बड़ी रगड़ ली उसने अपनी मनमानी, अब और नहीं। उतना कहकर वो बाहर निकल गया। पीछे माँ आवाज़ें देती रही। उसके पीछे गेट तक आई, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए वो आज उन रास्तों पर जाने को तैयार हो चुका था जहाँ न जाने की उसने कसम खाई हुई थी, मगर आज खुद ही अपनी कसम को तोड़ रहा था, और सिर्फ अपने बेटे की वजह से। आज मुल्क आलम हयात की हवेली की बजाय घर के सामने अपनी गाड़ी रोकते हुए उसे हॉर्न पर हाथ रखा, और तब तक रखे रखा जब तक दूसरी जानब से गेट न खुलना गया। वो गेट खोलने के वाले को घूरते हुए गाड़ी को रेस देकर अंदर लाया। सामने वाला उसको पहचान गया था, इसलिए उसकी आंखों में हैरत उभरी। गाड़ी की रुकते ही वो तेजी से ड्राइविंग सीट की जाने पाया। किसी घर आए दुश्मन से भी सवाल करना इंतहाई बदअखलाकी है, मगर फिर भी पूछने पर मजबूर हूँ, क्या चीज़ आपको यहाँ लाई है? मैं तुम्हारे मुंह लगने की लिए हरगिज़ नहीं आया हूँ। अंदर जाकर अपनी बहन को बोलो मेरा बच्चा मेरे हवाले करे, उसके बाद मेरी तरफ से तुम सब के सब भाड़ में जाओ। मलिक अब्दुल्ला के माथे पर तेवरी आई, ताज्जुब से अपने बहनोई के नाक पर चमकते गुस्से को देखकर बोला, मिसम तलाल साहब, मेरी सिर्फ एक भी बहन है जो कि आपकी बीवी है, और वो आखिरी दफ़ा इस घर की दहलीज से आपके हमराह निकली थी, आज तक कभी वापस नहीं है। इसलिए मैं आपका मुतालबा समझने से कासिर हूँ। मैं जानता हूँ तुम लोग ज़रा मोटी अकल वाले तिबके से ताल्लुक़ रखते हैं, सीधी सी बात भी समझ नहीं आती। फिर से आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ, ये ला इल्मी का चोला उतार कर अंदर अपनी बहन से मेरा बेटा लेकर लाकर मेरे हवाले कर दो, बस। मलिक अब्दुल्ला को गुस्सा तो बड़ा आया, मगर पी गया। मिसम को अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। दिल में शुक्र भी कर रहा था कि इस वक्त मलिक ख्याल घर पर नहीं थे, वरना यूं मौसम को देखकर न जाने क्या रद्द अमल दिखाते। मिसम गुस्से से लब खींचते मतवासी कदम उठाता उसके पीछे से रहा था, जब मलिक अब्दुल्ला एक दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। अम्मा, आप सो तो नहीं रही हैं? नहीं पुत्र, मेरी आंखों में तो नींद रातों को नहीं आती। अभी तो फिर दिन का वक्त है। नबीला बेगम की नजरें अपने जवान बेटे से होती हुई जो ही मीसम पर बनी तो पलटा भूल गई। आखिरी बार उन्होंने उसको धुंधले से अंधेरे में देखा था जब उसके चेहरे पर सूजन थी। एक आंख तशद्दुद की वजह से काली हो रही थी, मगर उसके कद का काट और नकूश को फौरन पहचान कर बेड से उतरी और उसके करीब आई। दोनों हाथों में नरमी से उसका चेहरा पकड़ा, तुम मीसम हो ना?
जी, भराई आँखों से मुस्कुराते हुए नबीला ने उसका सर नीचे करके माथे पर प्रहार किया। वो आँखें घुमाकर रह गया, ड्रामे बाज़ लोग। माँ सदके आज कैसे इधर का रास्ता भूल गया? गए क्या वो तुम्हारे साथ आई है? पूछने के साथ ही उन्होंने दरवाज़े से मुँह निकाल कर बाहर देखा। वीरान पड़ी राहदारी देखकर मायूस हुई, वापस उसकी जानिब तवज्जो हुई। उसको अभी अपने साथ ले आते, मेरी तो आँखें तरस गई हैं। माँ-बाप से गलती हो जाए तो औलाद के भी ऐसे बदला लेने तो नहीं ब बैठ जाना चाहिए। आखिर को माँ-बाप भी इंसान ही होते हैं। वो तो मेरे घर पर नहीं रहती। मैं यहाँ आपको मिलने नहीं आया, बल्कि अपने बेटे को लेने आया हूँ। प्लीज़ अगर आप ये सब कहकर मेरे मुझे यकीन दिलाना चाहती हैं कि आपकी बेटी इधर नहीं है, तो मैं जाकर पुलिस को ले आऊँगा। और इस दफ़ा मैं बात मेरी नहीं है, मेरे बेटे की है। आपकी दौलत भी आपके ज़ुल्म छुपाने की काम नहीं आएगी। इसलिए सीधे से अपनी बेटी को बुलवा लें। अब्दुल्ला ताकर ऊँची आवाज़ में बोला, वो इधर नहीं है। कौन-सी ज़ुबान समझ से आती है आपको? बता दें तो मैं इस ज़ुबान में तर्जुमा करके बता देता हूँ। आपकी बीवी और इधर नहीं है, और ये बेटे वाली तो बात तो हमारे लिए नई खबर है। बारिक हो, अगर वो इधर नहीं है तो फिर कहाँ है? क्योंकि शादी के 1 माह बाद वो मेरा घर छोड़कर चलेगी। मैं तो आज तक यही समझता आया हूँ कि वो इधर आ गई है। अब्दुल्ला का दिमाग फक से उड़ गया। नबीला भी बेड की पायनी पर गिर गई। आप कहना चाह रहे हैं वो पिछले 12 माह से लापता है और आपने हमें बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की? जाने तो मलिक अब्दुल्ला, कम से कम मेरे सामने ज़ुबान खोलने से पहले 10 बार सोचना। याद करवा दूँ कि मैं वही मिशन तलाल हूँ जिसके साथ ज़बरदस्ती तुमने अपनी बहन का निकाह उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ पढ़वाया था। इसलिए अब मेरे सामने ज़ाहिर ना करना कि तुम्हें उसकी बड़ी परवाह है, वरना अपना सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल दूँगा। फिर वो नबीला के सामने फर्श पर पैरों के बल बैठा और उनका हाथ अपने गिरफ्त में लिया। आपसे बराह रास्त से मेरा पहली मुलाकात है। आपने मेरी माँ की तरह मेरी पेशानी चूमी है, इसलिए आपको माँ ही की तरह इज़्ज़त देने पर मजबूर हूँ। और लापता नहीं है। हाँ, मुझसे छुप कर कहीं रह रही है, मेरे घर वालों से राब्ते में है। मेरी अम्मी उसको मुझसे ज़्यादा चाहती हैं, इसलिए बेफ़िक्र हैं, वो जहाँ कहीं भी है बिल्कुल महफ़ूज़ है। मैं जल्द उस तक पहुँच जाऊँगा। और हाँ, आपका अब एक अदद नवासा भी है, कैसा है? मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी ने मुझे अपने उसकी पैदाइश से लाइलम रखा है। ये तो आज बाय चांस मैंने अपनी बीवी और अम्मी और बहन को बातें करते सुना है। उनकी बातों से यही मालूम हुआ है कि उसका नाम हरैरा है, और वो मेरी तरह दिखता है। मेरी तरह से मुबारक कबूल करे, मेरी तरफ से मुबारक कबूल करे। अगली दफ़ा मिठाई लेकर आऊँगा। अभी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। समीरा को मुस्कुराता हुआ छोड़कर वो मलिक अब्दुल्ला को नज़रअंदाज करता हुआ बाहर वहाँ से आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में शाम से उतरी हुई थी। पुरसकून माहौल में दरख्तों पर बेसारा करने वाले परिंदे झुंड के झुंड आकर एक दूसरे से मिलते हुए अपनी सारी दिन की आपबीती सुना रहे थे। मौज मस्ती थी, बेफिक्री थी, और सबसे बढ़कर सुकून था। रगों में उतरकर सैराब करने वाले सुकून और रूह को बेचैन करने वाला इज़्तिराब आजकल मिशन तलाल की रग रग में भरा हुआ था। वह कल से घर नहीं गया था। कल की रात फैसल के घर गुजारने के बाद सुबह उसे बताए बगैर आवारागर्दी को निकल गया। वहाँ से मायूस होकर वह सीधा फैसल के पास आया, जो शाम के क्लास लेने के बाद फारिग हुआ था। काफ़ी दिन बाद वह लोग आकर यहाँ बैठे थे। देखते ही देखते शाम के साये लंबे से लंबे हो गए। इधर ही खाना मंगवा कर खाया। फैसल उस वक्त सिगरेट की कश पे कश लेते हुए अपने अंदाजे में खाना हजम करने में मसरूफ़ था, जबकि वो बेंच पर चत लेटे बिखरे आसमान को देख देख कर और भी उदास हो रहा था। वैसे एक बात तो है, अपने से चंद कदम की दूरी पर घास पर बैठे फैसल की बात को लापरवाही से सुनते हुए उसने पूछा, वो क्या? यार, इस 1 साल ने तुझे गधे से इंसान बनाया है, और अब बाप बना दिया, तो मान या ना मान, ये साल तेरे लिए बड़ा लकी है। अगर तू ये बेहुदा अंदाज अपनाकर मुझे तसल्ली देना चाह रहा है तो अपने अल्फाज जमा खातिर रखो। मैं बाप तो बना हूँ, पर दुनिया का शायद बदकिस्मत तरीन बाप हूँ, जिससे उसकी बच्चे को छुपाया गया है। बात करते करते बेचैनी से अपनी जगह से उठकर बैठ गया। यार, मैं कोई आदमखोर हूँ? मुझे समझी क्या है? क्या मेरा कसूर क्या है? मैंने खुले दिल और नेक नियति से उसे कबूल किया। जो अब में उसने क्या-क्या किया, मेरा दिल करता है एक दफ़ा वो मेरे सामने आ जाए, उसका हश्र कर दूँ। चल रहने दे पापा, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। अगर मम्मी कह रही हैं कि सब कुछ बच्चे की सेहत के लिए किया है, तो अब तुम भी थोड़ा ज़र्फ़ दिखाओ। वो तलाक चाहती है। ज़र्फ़ दिखाने का मतलब तो यही है ना कि उसके मुतालबे पर तलाक दे दूँ, और बच्चे को लेना तो दूर की बात है, मिलने तक का मुतालबा ना करूँ। अल्लाह ना करे तो तुम दोनों की तो कभी तलाक हो। अल्लाह है आई ती दे, इंशाल्लाह भाभी एक दिन आ जाएँगी। असल में उनके साथ हुआ भी बहुत बुरा है। तो ठीक है, तो तुम मेरा जिगर सही, पर ये भी तो देख, तेरी 101 लड़कियों के साथ हेलो हाय है। और दूसरी तरफ भाभी वो लड़की हैं जिनकी इज़्ज़त यूनिवर्सिटी का हर लड़का करता होगा। इंतहाई सुलझी हुई। फिर अचानक से जो कुछ हुआ, इंसान को सँभलने के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए होता है ना।
हाँ, इंसान तो एक वही है, मैं तो किसी भूत-प्रेत बिरादरी का बंदा हूँ, यार बताया तो है। पहले तो तुम पहले गधे थे, अब माशाअल्लाह से इंसान हो, क्या रूटीन है? शराफ़त के अगले-पिछले रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, बच्चा सुबह अब्बूजी के साथ ऑफ़िस जाता है, रात को नाक की सीध पर घर आता है, नमाज़ों के बाद ये लंबी-लंबी दुआएँ माँगी जाती हैं, जुल्फ़ों का जंगल काट दिया गया है, गैर ज़रूरी आदतें छोड़ दी हैं। मैं कहता हूँ भला हो भाभी का जो तुमसे दूर गई, वरना तुम तो इंतहाई शौख़ीन इंसान थे। माँग-माँग कर तुमसे लड़कियों के नंबर निकलवाने पड़ते थे। जब से तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ी है, लड़कियाँ सीधी तेरे भाई के पास आती हैं, फैज़ल साहब ये मेरा नंबर किसी तरह मिशन तक पहुँचा दें। उसे कहना कॉल ज़रूर करें। ख़राब मूड के बावजूद मिशन का कहकर बेइख्तियार था, डूब मर साले, मैंने मैदान छोड़ दिया, फिर भी तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यार, तेरा दोस्त एक दफ़ा करोड़पति बन जाए, फिर देखना लड़कियां ही लड़कियां। अभी तो अपनी जेब में खुद के लिए फिल्म का टिकट खरीदने का माल नहीं है। लड़कियों को सैर सपाटा कहाँ से करवाऊंगा? अब हर कोई तुझ पे गैरत सा खुश नसीब तो नहीं होता ना। बाप मालदार, गाड़ी अपनी मिली हुई, जेब में खुला खर्चा, लड़कियों की सालगिरह पर हर हजार के तोहफे देते हो। इसी वजह से तुम्हारी वैल्यू है, वरना शक्ल तो तेरी नरी कद्दू जैसी है। अपने भाई जैसी गुड लुक्स का सारे से फुकदान है। हाँ जी, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है, मेरी शक्ल ही बदसूरत है, इसलिए वो मेरे साथ रह नहीं पाई। धत तेरी, घूम फिर कर सुई उधर की आकर उटकती है। तुम बिल्कुल क्यों नहीं जाते? क्या भूल जाऊँ ये कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है और मुझे से अलहदा हो गई है। फैसल उठ खड़ा हुआ और मिसम का बाजू खींचकर उसे अपनी तरफ अब भी खड़ा किया। चल उठ चलें, अंधेरा फैल गया है, घर पर अम्मी परेशान होगी। कल का निकला हुआ आज चलकर उनको बोलते हैं, या तो भाभी का पता बताएं या उनके लिए लेकर आएं। मैं अपने होनहार को ऐसे नहीं दे सकता। दुनिया के दूसरे कोने से भी भाभी को चला जाकर लाना पड़े तो अपने जिक्र की खातिर ये भी कर जाऊंगा। बस तू मुझे सहरिश का नंबर ले दे। परे मार, उसकी मंगनी हो गई है। मंगनी ही हुई है, कौन सा शादी हुई है? अच्छा ये बात है, तो बेटा उसके पास भाई भाई पहलवान है, छठा वाला पुलिस में है। घर का पता मैं देता हूँ, जाने से पहले अपनी माँ के नाम खत लिख देना। दोनों ग्राउंड से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए पार्किंग की जानिब जा रहे थे। फैसल की मरी हुई सी आवाज़ निकली, यार मीसम, ये मोहब्बत के साथ भी लिखा होना चाहिए। खबरदार, मिजरे सेहत है, बच्चों की पहुंच से दूर रखे। मीसम को बड़ी हंसी आई। बस हवा निकल गई यार, गोली मार हवा को। जिंदा ही ना रहा तो मोहब्बत के खाक करूंगा। वैसे भी कल मैंने लड़कों के बाथरूम में एक लाइन लिखी देखी। किसी ने लिखा था, ये सच्चा इश्क वही है जो मिलता नहीं है। वाह जी वाह, आपकी मोहब्बत एक ही जिस्म में इश्क बन गई। बस यार, जब लड़की लड़की के इतने खतरनाक भाई हों तो और भी क्या कर सकते हैं। ले दे कर एक इश्क का चांस ही लिया जा सकता है। मीसम दिल खोल कर हंस रहा था, जबकि फैसल ने जरा दिल के साथ शर्म दिलवानी चाहिए। बस चीज सच कहा किसी ने, कहने वाले ने, कि चिड़िया दी मौत गवारा दोबारा ससी। चिड़ी कौन है तुम, या तुम्हारी मोहब्बत, या ये बात राज में ही रहने दो। आज उस गाने के बोल जरूर समझ में आ गए हैं। मिशम ने गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए पूछा, कौन सा गाने का? वही जो हमारा मैथ का प्रोफेसर गाया करता था। बताने के बाद फैसल ऊंची आवाज में सर के साथ गुनगुनाने लगा, तूने अपना बिना कर नजर फेर ली, मेरे दिल का सुकून ना रहा, लुट गया। मिशम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस उससे ज़्यादा इस कलाम की बेहुरमती न करो, मेरे पास है, मैं स्टेरियो पर लगा देता हूँ। 2 मिनट बाद गाड़ी घर को जा रही थी। मौलवी हैदर हुसैन के साथ साथ वो दोनों भी अपने फटीचर आवाज़ में तो फुल वॉल्यूम में गा रहे थे। तूने अपना बनाकर नज़र फेर ली, मेरे दिल का सुकून ना रहा, लुट गया। मुझको लूटा तेरे इश्क ने जाना जाना जा मैं तेरे इश्क में जाने जा लुट गया। चंद दिन के फ़कत मेरी जागीर थी, वो भी बाद एक ख़ज़ां लूट कर ले गई। मैंने देखा ना फसले बहारी का मुँह, मैं कफश में रहा आशियाँ लुट गया। मैंने लुटने से पहले ये सोचा कि मैं राज की बात ही दिल से कहूँ, पर लुटूँ राज की बात तो रह गई राज में। मुझसे पहले मेरा राजदार लुट गया। दिल मेरा इश्क की बाजी में अनजान था, आ गया एक रुखे बेवफा पर। यूं ही दिल ने सोचा ना समझा ना चाह पहचाना, उसने लुटना कहा था, कहाँ लुट गया। आप उसके साथ बात क्यों करते नहीं करते? परसों दोपहर के घर से निकला, आज वहाँ पे सारा खाना पूछा तो उसके लिए भी ना बोल दी। आखिर क्यों मुझे परेशान करा है? वो कोई बच्चा तो नहीं है जब कह रहा है कि बाहर से खा कर आया है, तो यकीन कर लो, आखिर फैसल ने भी तो यही कहा था।
अच्छा मैं यकीन कर लेती हूँ, आप उसे मोए टीवी के आगे से ना उठिएगा। अपने घर में आप इस मोए टीवी के आगे से ना उठिएगा। अपने घर में इतने मसाइल बिखरे हुए हैं, हर मोहतरम को अपने हर वक़्त टीवी की पड़ी रहती है। कौन से मसाइल भाई? साहबज़ादे को उसकी बीवी का पता दे बता दो, खुद ही सब मसाइल ख़त्म हो जाएँगे। वहाँ बता दो, ताकि वहाँ किसी दूसरे शहर में रिश्तेदारों के सामने लोग खाना जंगी खोल कर बैठ जाए। जिस कान तक अपनी अभी सारे मामले की खबर नहीं पहुँची, उसको भी इत्तला हो जाए। चलो फिर इंतज़ार करो इस वक़्त का, जब तुम्हारा बेटा तुमसे मुखातिब होना बंद कर दे, कहीं ये घर छोड़कर चला जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरा एक ही तो बेटा है, तो फिर इसकी खुशी पूरी कर दो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अपनी बहू से वाकिफ़ नहीं हैं। अब मैं अगर बहू से वाकिफ़ हूँ, तो बेटे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ऑफ़िस में बाज़ औक़ात जो मुश्किल प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, उस पर उन्हें परफ़ेक्ट अपनाने का जुनून सवार हो जाता है। अभी भी वो बेचैन उसी लिए है। क्योंकि हम लोगों ने उसको उसका अपना केस उसके अपने अंदाज में हल करने की मोहलत नहीं दी है, पहले बल्कि उसको पीठ की तरह हम उंगलियों पर नचाया है, हत्ता कि बच्चे की पैदाइश की भी छुपा दी। अब बेहतरी इसी में है, अपनी बहू को किसी तरह एक दफ़ा घर बुला लो। पहले बच्चे की वजह से एहतियात थी, अब अल्लाह की वजह से मेरा शहजादा ठीक ठाक दुनिया में आ चुका है, तो बाप से क्यों ना मिले? वो नहीं मानेगी। तुम कोई बहाना सोचो, माँ हो आखिर, इमोशनली ट्रेप करो। आखिर बेटे को भी तो करती रहती हो। ठीक है, मैं कोशिश कर देखती हूँ। अगर वो किसी तरह भी मेरी बात में ना आई, तो मेरे से हमको बता देना कि वो किधर रह रही है। अल्लाह करे वो मेरी बात मान जाए। आमीन। क्या अब मुझे खबरें सुनने की इजाज़त है? जी सुने सुने। आखिर रात को नींद कैसे आएगी? बड़ी नवाज़िश है, बस एक गिलास पानी भी देती जाए। खदीजा ने पानी का गिलास लाकर शौहर को दिया और खुद ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करने चलेगी। जहन सारी सूरत हाल का हल सोचने में मसरूफ़ था। सारी रात बारिश होती रही, जिसके आसार हर तरफ नजर आ रहे थे। ओल्ड होम की दिलकश लॉन में आज हर जाने खुश आवारा पत्तों का ढेर था। अभी तक सारा आसमान बादलों ने घेरा हुआ था। अभी तक सारा आसमान बादलों ने घेरा हुआ था। गहरे रंग किसी भी वक्त छलकने को तैयार लग रहा था। अपनी रोज़मर्रा के रूटीन के मुताबिक आज भी उसे साफ के लिए मेरे लाउंज में नमाज पढ़ी, जहाँ कमरे के फर्श पर कारपेट डाला गया हुआ। एक कोने में लंबी सी कोई 12 कुर्सियों वाली मेज़ लगी थी, और कमरे के चारों तरफ दीवारों में अलमारियाँ थीं, जिनमें सारा रिकॉर्ड जमा पड़ा था। यही कमरा नमाज के लिए इस्तेमाल होता था, और इसके अलावा स्टाफ की मीटिंग्स वगैरह भी यहीं होती थी। नमाज पढ़ते ही उसकी आदत थी कुरान हाथ में लेकर लॉन में निकल जाती, और वहाँ बने सिंगी बेंच पर बैठकर नाश्ता लग जाने तक सबक पढ़ती। जब मुलाजिम नाश्ता का बताकर जाता, वो अगले 10 मिनट में तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर पहुंच जाती। हर रेरा की रात देर से सोने की आदत का उसको ये एक बड़ा फ़ायदा था। दिन में वो 10 बजे से पहले नहीं उठता था। इस वक्त वो खुद को दफ्तर में होती थी। मुलाजमा बच्चे को हाथ दिलाकर नाश्ता करवाने के बाद उसके हवाले कर जाती थी, जहाँ वो लंच तक उसको अपने साथ रखती। उसके बाद दोबारा मुलाजमा की गोद में चला जाता। वो नाश्ता के बाद सीधी ऑफिस में जाती और सारा दिन उधर मसरूफ़ गुजार कर 4 बजे ऑफिस बंद करके अपने रहायश हिस्से की जानिब आती। पिछले 12 माह से उसकी यही मामूल था, जिसमें अब आकर उसको थोड़ी तब्दीली की थी कि ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए एक कोर्स शुरू कर लिया था, जिसने शाम के बाद भी मसरूफ़ कर दिया था। मगर सबसे बड़ी तब्दीली तो ये हुई थी कि उस नन्ही जान की वजह से हुई थी, जो बुरे वक़्त पर सोने वाली माँ को अब आधी-आधी रात तक सोने ना देती थी। अपनी ज़ुबान में हूँ काँ कर के न जाने क्या कहानियाँ सरती थी। बेंच पर बैठकर सबक पढ़ने का उस वक़्त तो ख़ास ही सरूर आ रहा था। अहाते की दीवार के साथ लगे पॉपुलर और सफ़ेदे के दरख्त हवा के जोश पर अपने ही अंदाज में झूम रहे थे। मोती के 3 पौधे थे, तीनों ही फूलों से भरे हुए थे, जिनमें से आधे फूल टूटकर हरी घास पर दूर-दूर तक हवा के वश में पर आ गिरे थे, पर उड़कर गिरे हुए थे। मगर उनकी खुशबू ने सारे माहौल को काबू किया हुआ था। वह सबक पढ़ते-पढ़ते एक पल को रुकती, गहरा सांस खींचती, ज़ेर लब मुस्कुराती, फिर दोबारा कुरान को खोल लेती। इस वक़्त भी वो सूरतुल मुल्क की तिलावत करने में मगन थी, जब मुलाज़िमा ने इतला दी, "मैडम जी, आपके लिए लाहौर से फ़ोन आया।" उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। ऐसा आजकल उसके साथ तब होता था जब किसी की ज़ुबान से लाहौर का नाम सुनती थी। तुमने पूछा है कि किसका फ़ोन है? मुलाज़िमा नफ़ी में सर हिलाया, "नहीं जी, पर कोई ख़ातून है।" खुद को आपकी वालिदा बताती हैं, उसके चेहरे के तासुरात एक साथ तब्दील हो गए। आँखों में से नरमी का असर गायब होकर सर्द मेहरी में बदल गया। आइंदा अगर कोई ख़ातून फ़ोन कर पर खुद को मेरी माँ बताकर मुझसे बात करने की ख्वाहिश का ज़ाहिर करते हुए कह देना कि मेरा हुक्म है, मुझे ऐसी कोई कॉल ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र ना की जाए, क्योंकि मेरी माँ कोई माँ नहीं है, कतई तौर पे कहकर वो वापस अपने मगन हो गई। मुलाज़िमा यस मैम कहकर वापस मुड़ गई, मगर 2 मिनट बाद फिर आया, मैडम जी वो कह रही हैं उनका नाम खदीजा है। अब की बार वो चौंकी थी, क्योंकि खदीजा आंटी ने अपने हमेशा अपनी बहन के नंबर पर फ़ोन करके उससे बात की थी। कुछ पल सोचा, फिर इस बात में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। मुलाज़िमा जी अच्छा कहकर तेज़ी से निकल गई। वो पुरसोच अंदाज़ में कदम बढ़ाती अंदर की जानिब बढ़ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? उसके पूछने पर दूसरी जानिब से शिकवा आया, तुम्हें क्या लगे तुम्हारी तरफ से कोई मरे या जिए, तुम्हें कौन-सा अपने अलावा कोई और नज़र आता है? उसने गहरा साँस खारिज किया। वो बड़ी बुरी तरह से उसको घेरने के इरादे में लग रही थी, और उसके पास सबसे बेहतर हथियार यही था। जो-जो वो कहती वो खामोशी सुनती जाती। अब ठीक कह रही है। असल में यहाँ काम की मसरूफ़ियत में ही इस कदर थी, ऊपर से हरारा के काम, कुछ भी सोचने, करने, कहने का वक़्त नहीं मिलता। हाँ, बस वकील से मिलने का वक़्त मिल जाता है, यही वो, यानी वो नोटिस के बारे में जान गई थी, मगर वो तो उसने इसी डर की वजह से घर की बजाय ऑफ़िस के पते पर भेजा था। आंटी पौधों के साथ आने वाली उगाने वाली इज़ाफ़ी शाखों और पत्तों को काट देना ही सोदमंद होता है, वरना पौधे खुद खुद मुरझा जाते हैं। इसी तरह जिन रिश्तों की वजह से आप खुद अपने आप से भी नज़र ना मिला पाते हैं, उनको भी छोड़ देना ही बेहतर है। बहुत सारी हो गई है, क्या एक माँ के दिल से औलाद की मोहब्बत निकाल सकती हूँ? मगर आप मुझ पर मेरी माँ से बढ़कर मेहरबान हैं। मैं आपकी औलाद तो नहीं हूँ। ये तो मेरी तुम्हारी सोच है ना, जिसका मुज़ाहिरा अभी मैं फ़ोन करते ही देख चुकी हूँ। माँ कहा तो मैं तुम फ़ोन पर ही नहीं आई। उसकी वजह से भी आप वाकिफ़ हैं। जो तुम ये सब कह कह रही हो, उसका फ़ायदा क्या हासिल लेना है? मैंने अपना फ़ायदा नुकसान कब उसका सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि जिन बातों ने मुझे नुकसान दिए उनमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जब ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या फ़ायदा सोच सोच कर मरने का है? मलिहा की मंगनी है, और मैं चाहती हूँ तुम घर आओ। मुझे मेरे बच्चे से मिलवा जाओ। मेरा आना नामुमकिन है। आप इधर आकर हरारा से मिल जाएं। क्या तुम्हारा दिल में मेरे लिए इतनी सी जगह भी नहीं है कि तुम मेरी बात सोच समझ के जवाब दो? फिर से इनकार कर दिया। जो कुछ हुआ उसमें मेरा लिहा या उसके बाप का क्या कसूर था? फिर भी मैंने हर मामले में तुम्हारा साथ दिया। सिर्फ मैं वो इंसान हूँ जिसने बगैर किसी सफाई के तुम्हारा यकीन किया। तुमने कहा घर से जाना है, मैंने अपने बेटे की मुखालफत मोल लेकर तुम्हें जाने दिया। उनको दरमियान में ही टोक गई। आपके बेटे का मेरे पर कोई हक नहीं है। मैं उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ। क्या तुम वाकई उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी हो? कि कुछ अरसे की बात है, फिर ये भी हो जाएगा। मैं तुम्हारे और अपने बेटे के ताल्लुक पर कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, ना ही करूँगी। बस इतनी ही सी ख्वाहिश है, तुम मलिहा की मंगनी पर मौजूद हो। ये बता दूँगी कि जिस वज़ह से आना नहीं चाह रही थी, वो जापान गया हुआ है, घर पर है नहीं है, इसलिए तुम्हारा होना ज़रूरी भी है। मलिहा तो मुझे मना कर रही है। उसका कहना है तुमने कभी उसके साथ फ़ोन तक राब्ता नहीं रखा, तो उसकी खातिर घर कैसे आ सकती हो? उसने अपनी आँखें ज़ोर से मीचनी ना चाहते हुए भी कह गई। मलिहा से कह दे कि मैं ज़रूर आऊँगी, किस दिन आना है? वो दूसरी जानिब खामोश चाह गई। चंद पल भराई हुई आवाज़ में शुक्रिया बोलने और साथ 3 दिन बाद का वक़्त बताकर लाइन काट दी गई। फ़ोन वापस रखकर तेज़ी से वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गई। उसी लम्हे तन्हाई की ख्वाहिश शदीद तर थी। कमरे का दरवाज़ा अपने पीछे लॉक करने के बाद बेड पर ठहर गई। जैसे तब्दील मुसाफिर थक कर रास्ते में गिरता है। वो वापस अपने उस घर में जाना नहीं चाहती थी। ये फ़ैसला आज का नहीं था, बल्कि जिस दिन उस घर से कदम निकाला था, दिल में इस बात का पुख्ता इरादा रखते हुए दहलीज़ पार की थी कि मगर आज वो उस औरत को ना कर पाई, क्योंकि वो उनकी एहसानमंद थी, जिनके आप कर्जदार होते हैं। कभी-कभी उनकी नाजायज़ भी माननी पड़ती है। ये तो फिर एक बड़ा ही बेज़रर सा मुतालबा था। उसने उठकर बेड से साइड बेंच पर रखा पानी का ग्लास लबों से लगाया, चंद घूंट में ग्लास खाली करके वापस रखते हुए अपने मोबाइल उठाया, नंबरों की लिस्ट में से एक जाना-पहचाना नंबर मिलाकर सेट कॉल से लगाया। चौथी बेल पर जवाब में दिया गया, हेलो लुबनी जी, मलका आलिया फरमाइए, मैं और हरारा लाहौर जा रहे हैं। अगर हो सके तो हमारी परसों के लाहौर के लिए टिकट करवा दो। हाय, ये बैठे बिठाए लाहौर क्यों याद आ गया? मुझे लाहौर नहीं याद आया, लाहौर को मैं याद आई हूँ। बल्कि लाहौरियों को बंदी मामले की तफसील चाहती है। अगर मैं बताना ना चाहूँ तो हाँ हाँ हाँ, कोशिश कर लो, और सीट भी खुद ही करवा लेना। अपने बोंगे स्टाफ को कंट्रोल करने के लिए मैं अपनी असिस्टेंट भी नहीं ढूंढ लेना, क्योंकि जहाँ अफसर और मातहत के दरमियान इत्तेमाद का रिश्ता नहीं हो, लानत है ऐसी नौकरी पर। मुझे इस नौकरी से मिलता ही क्या है? ये सब बयानबाजी करने से पहले बात याद रखो, ये इरादा मेरा नहीं, तुम्हारे वालिदैन की मलकियत है, और तुम मेरे लिए काम नहीं करती हो, बल्कि अपने माँ बाप का कारोबार देख रही हो।
तीसरा ये कि मुझे तुम्हारी तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इश्तहार बनाने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी रही अफ़सर मातहत के एतमाद से। हाँ, हाँ, जैसे तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। भूल रही हो तुम तो याद करवा देती हूँ, खदीजा आंटी मेरी सगी खाला है और तुम्हारा लुबनी को दरमियान में ही टोका गया। मुझे कोई भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना भूला। प्लीज़ मेरा सर खाने की बजाय सीट करवा दो। वो तो मैं करवा ही दूँगी, बल्कि 2 अपनी, 1 तुम्हारी। क्या फ़रत आंटी नहीं चाह रहीं? अम्मी का कोई पता नहीं है यार, जाना हुआ तो खुद ही दोनों मियाँ-बीवी अपनी सीटें करवा लेंगे, बच्चे तो नहीं हैं। इंतहाई बेअदब बेटी है, मुझे तो बेअदब ही रहने दो। अदब लिहाज़ वालों के साथ भी कौन-सा अच्छी होती है। अब अपनी तरफ ही देख लो, हमेशा की तरह उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चल चुकी थी और बाद में साँस होने पर धीरे से बोली, तुम्हें इल्म है ना मैं मुँह फट हूँ, अब अगर गुस्सा करना है तो कर लो, मेरे कौन सा फरिश्तों के कोई असर होना है। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ कहूँ कि हाँ, जैसे मैं कह दूंगी कि मुझे बुरा लगा है तो तुम मेरी अपनी बात कहे बगैर फ़ोन बंद कर दोगी। बोलो क्या है, जहाज़ के ज़रिए लाहौर जाने के आइडिया पर पानी फेर दो, ट्रेन के ज़रिए चलते हैं, बिलाल को साथ ले जाते हैं, सच्ची रास्ते में बड़ा मज़ा आएगा। लुबनी को सोच कर ही वजारत मजीद बोली, साथ हमारे कुछ पैसे भी बचे हैं, उससे शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। आखिर मिलिया के लिए गिफ्ट गिफ्ट भी लेना होगा, उसकी तो तुम फ़िक्र ना करो, मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हैं। हाँ भाई, पिछले 1 साल से लगी हुई हो पाई पाई जोड़ने, अब तो यही कहोगी, पर मैं अपनी इतनी अमीर नहीं हूँ। अभी पिछले हफ्ते दोस्त का की सालगिरह पर सारी जमा पूंजी लुटा चुकी हूँ और अगला जेब खर्च मिलने में अभी पूरा 15 रोज़ बाकी है। मेरे माँ बाप अपने वर्कर्स का इतना ख्याल करते हैं और बेटी को वॉलेट बोलकर सारी मेहनत खा जाते हैं ज़ालिम लोग। हाँ लुबनी, ये तो तुम वाकई सच कह रही हो, बड़े ही ज़ालिम वालिदैन हैं। बेटे के हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करते हैं। तुम्हारी अम्मी का एक माह में कोई 10 दफ़ा तुम्हारे दोस्तों के लिए डिनर तैयार करते हैं। अभी वो शुरू ही हुई थी, बहुत लंबी लिस्ट गंवानी थी मगर लुबनी ने रोक दिया। अच्छा बस बस, एक तो तुम दूसरे दिन मुझे मेरी माँ बाप की मेहरबानी करवा कर शर्मिंदा करने बैठ जाती हो। मुझे तो लगता है वो तुम्हें तनख्वाह ही इसी बात की देते हैं। बस अब हमारी बेटी की मीठी मीठी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करती रहना। अब फ़ोन बंद करो, मैं बाथरूम में रहूँ। तौबा इस्तग़फ़ार लबू, तुम ना बदलना। तासुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने कॉल बंद कर दी। अच्छा बस बस, एक तो तुम दूसरे दिन ही मुझसे मेरे मियाँ माँ बाप की मेहरबानियाँ करवाना शर्मनवा कर शर्मिंदा करना बैठ जाती हो। मुझे लगता है तुम्हें तनख्वाह ही इसी बात की देते हैं। बस हमारी बेटी की मीठी मीठी सी इज्जत अफजाई करती रहो। अब फ़ोन बंद करो, मैं बाथरूम में हूँ। तुम तौबा इस्तग़फ़ार लबो, तुम ना बदलना। और तासुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे कॉल बंद कर दी। तो ये था आज के नवल के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल से नाम से प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।